हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वॉन थुनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल को। यानी कि जो लोकेशन मॉडल है वॉन थुनेन का, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ पेपर वन की आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से रिलेटेड इस वीडियो पे आपको इस चैनल पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इन दोनों ही चैनल का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से दोनों जाके दोनों को ऐड कर जुड़ सकते हैं दोनों से। और इसके अलावा हमारा पेड ग्रुप है, अगर आप चाहे तो उससे ज्वाइन हो सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं वॉन के एग्रीकल्चर मॉडल की। तो देखिए, इसमें ये जो दो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को ही मैं नीचे बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। क्योंकि ऐसा है कि कई सारी वीडियोज ऐसी हैं यूट्यूब में पड़ी हुई, मैंने देखा कि जो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लिया है उन्होंने, 1 घंटा 1.5 घंटा। देखिए, मैं भी आपको इसमें 1 1.5 घंटा 2 घंटा इसमें खपा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, है ना, 1 1.5 घंटे तक। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने हैं आपको यूपीएससी में, तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको एज ए एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको उतना ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं। क्या क्या चीजें, कहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और एग्जाम देखिए अभी आपका बहुत नजदीक है, तो उससे ही संबंधित मैं ये जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाले पोर्शंस हैं, थ्योरीज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं लेकर आता रहूंगा। और आप भी, आपकी भी कोई डिमांड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उतना ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं देना है, आपको बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको देखनी है, और आपको बस अपना काम यहाँ से थ्योरी से निकाल करके आगे बढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो मॉडल्स हैं, थ्योरीज है, ये जो कृषि भूमि से उपयोग का जो सिद्धांत है वो क्यों है, ठीक है, वाई लैंड यूज थ्योरीज। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, कोई भी अगर किसान है तो वो किसान अपनी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाना चाहता है ना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाना चाहता है। लेकिन मुनाफा कब होगा, जब लागत, जो उसमें लागत लग रही है, जो हमारा कॉस्ट लग रहा है, वो कम हो। तो यहाँ पर ये जो सारी थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, न केवल वॉन थुनेन की बल्कि जो अदर जो दूसरी थ्योरीज दी गई हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, जैसे हुवर की थ्योरी है, उसके बाद जॉनसन की थ्योरी है, तो ये सारी थ्योरी जो है, बाकी जो इकोनॉमिक लोकेशंस जो थ्योरी है बाकी, उन सभी का मेन पर्पस ये रहता है कि कैसे वो जो कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स जिनके द्वारा कम से कम लागत लगा करके अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि हमें जो बेनिफिट्स है, जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो सिंपल सा मतलब लैंड यूज जो थ्योरीज हैं, लोकेशन जो थ्योरीज है, इनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कृषि भूमि उपयोग में जो भूमि का हम उपयोग कर रहे हैं, जो लैंड यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक सिद्धांत के, कोई एक ऐसा हमारे पास थ्योरी हो, कोई एक ऐसा हमारे पास कंसेप्ट हो, जिससे हमें किसी लैंड पर उस मेथड के थ्रू, उस निश्चित विधियां है, उस मेथड के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकें, ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन ले सकें, लेकिन हमें लागत क्या हो, कम हो। ठीक है, तुलनात्मक रूप से हमें लागत हमारी कम लगे और उत्पादन हमें ज्यादा हो। तो इसी पर बेस्ड होती हैं सारी लोकेशन जो थ्योरीज हैं, ठीक है, कृषि की। और अगर हम बात करें दूसरी जो लोकेशन थ्योरीज है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, उसमें भी यही कंसेप्ट, यही फिनोमिना उसमें भी लागू होता है कि हमारी जो लागत है, हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो कम हो, और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, हमारा बेनिफिट प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो। तो बस इस पर बेस्ड होती हैं सारी थ्योरीज। आपको यहाँ पर इन चीजों पे ध्यान देना है। अब वॉन थुनेन में हम देखें तो इसके, मैं जनरली मैं बात करता हूँ कि किसी का भी जीवन परिचय आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले जो वॉन थुनेन है, यहाँ पर इसका नाम पूरा आप देख सकते हैं, जोहन हिजरिच वॉन थुनेन पूरा नाम है। 1783 से 1850 तक, कहीं कहीं पर आपको ये डेट थोड़ा वेरी करता हुआ मिलेगी। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1826 में, 1826 में। कौन सी बुक लिखी थी, तो बुक में लिखा था इन्होंने, बुक भी पूछी गई है, सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा आगे भी। तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट का मतलब होता एक ऐसा क्षेत्र जो बाकी क्षेत्रों से अलग है, बिल्कुल भी उसका दूसरे जो बाकी सिटीज हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो आइसोलेट है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आइसोलेट। तो इन्होंने उसी आइसोलेटेड स्टेट की इन्होंने अपनी कल्पना की थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी, जिसका नाम है वॉन थुरेन का एग्रीकल्चर मॉडल। ठीक है, जिसे लोकेशनल मॉडल भी कहते हैं।
अब इनका जो मॉडल था वो क्या था, वो एक अनुभविक मॉडल था, वो एक वैचारिक मॉडल था, ठीक है, ना कि एक प्रैक्टिकल था, बल्कि उन्होंने अपनी एक ऐसी धारणा बनाई थी मन में, उसको उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस के बनाने के बाद उन्होंने उसे एक सिद्धांत की शेप दी, एक थ्योरी की शेप दी। तो वो किस एक्सपीरियंस पे बेस्ड दी, तो वो मैक्लेनबर्ग में, जर्मनी में एक फार्म के मैनेजर थे, तो उन्होंने वहां पर वो एक फार्म संभालते थे, है ना। तो उस मैक्लेनबर्ग के, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आगे भी, ठीक है, इसको याद रखना, किसके, तो जर्मनी के मैक्लेनबर्ग में वो फार्म के मैनेजर थे। तो उन्होंने वहां पर ये एक्सपीरियंस किया, ये अनुभव किया कि जैसे जैसे जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी सिटी का, उस सिटी से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं, तो कैसे जो लैंड यूज है, ठीक है, जो भूमि का उपयोग है, उस भूमि के उपयोग में किसान उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन लाता जाता है। यानी कि सिटी के पास जो आसपास का जो क्षेत्र है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, तो हम ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन को मान लेते हैं, ये क्या है, ये सेंटर है, ये सिटी है। इस सिटी से हम जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया इस मैक्लेनबर्ग के कंसेप्ट के, मैक्लेनबर्ग पर रह करके, फार्म के मैनेजर रहते हुए, कि जैसे जैसे सिटी से दूर बढ़ते जाते हैं, तो लैंड यूज जो पैटर्न है, यानी कि भूमि उपयोग का जो प्रकार है, वो धीरे धीरे बदलता जाता है। यानी कि सबसे पास जो सिटी के होगा, उसमें कुछ अलग तरीके का भूमि उपयोग, भूमि का प्रयोग में लाया जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर जो पास में होगा, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की फसलें उगाई जा रही होंगी, वो भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा, बस अभी आप यहाँ पे कंसेप्ट देख लीजिए। इस कुछ अलग प्रकार की फसल होगी, जैसे जैसे दूर पड़ेंगे, तो फसल का उपयोग, भूमि का उपयोग, और भूमि में उगने वाला जो मुनाफा है, भूमि में उपयोग, वापस आने वाला जो उत्पादन है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की थी अपने मैक्लेनबर्ग पर, ये इस पर मैक्लेनबर्ग में फार्म के मैनेजर के पद पे रहते हुए। तो इनका जो सिद्धांत था, ये कैसा सिद्धांत है पूछा जाए तो ये अनुभव पर आधारित है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को देखा था, प्रैक्टिकली चीजों को एक्सपीरियंस किया था। तो इनका ये जो सिद्धांत कहलाता है, ये कहलाता है प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बेस्ड कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको जो एक्सपीरियंस करके हम चीजों को एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस ले करके नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल मेथड। इसको एम्पेरिकल मेथड भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका जो आगे हम अगर बात करें, तो वॉन थुनेन का जो मॉडल था, वॉन थुनेन का मॉडल, ये तुलनात्मक लाभ पर आधारित सिद्धांत है। तुलनात्मक लाभ पर आधारित मतलब कंपेरेटिवली हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो उस सिचुएशन में हमें ये थ्योरी उन्होंने अप्लाई करी थी, ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। यानी कि कौन सा एक ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जो किसी दूसरे मेथड से कंपेरेटिवली हमें ज्यादा प्रॉफिट दे। तो इस चीज पर बेस्ड था वॉन थुनेन का ये मॉडल, और ये है वॉन थुनेन साहब की फोटो, आप देख सकते हैं यहाँ से। एग्जाम में कोई भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो कैसे दिखते थे वॉन थुनेन साहब, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इनके कंसेप्ट कौन किस किस चीज पर ये बेस्ड था, इनका कंसेप्ट, तो इनका कंसेप्ट जो थ्योरी है, वो आर्थिक लगान, कंसेप्ट ऑफ रेंट पर आधारित थी ये। इसको ध्यान में रखना, जो चीजें मैंने हाईलाइटेड की हैं। और लास्ट टाइम में अगर आप केवल इन इन पॉइंट्स को जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको भी अगर आप देखेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। इस ग्राफ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ रेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये है सिटी, ठीक है, यह है सिटी, और सिटी से इस आधार पर दिखाया जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सिटी। यहाँ पे लिखा हुआ ना, डिस्टेंस फ्रॉम टाउन, सिटी या टाउन आप कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ पर ये सिटी है, इससे जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं, तो लैंड यूज पैटर्न में किस तरीके से अंतर आता है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि इन्होंने ये चार्ट, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था। और दूसरी तरफ इस एक्सिस पे आपको दिखाया जा रहा है रेंट, यानी कि इनको जितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना रेंट इनको मिलेगा किसी किसान को, या फिर कोई भी अगर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कैसे करके मिलेगा। तो इन्होंने दो, एक कॉन्सेप्ट तो ये था, कॉन्सेप्ट कौन सा, और फिर नीचे दो बातें और कही है। पहला है कंसेप्ट ऑफ रेंट, यानी कि जो सिटी के पास जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, सिटी के पास अगर हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, तो उस किसान को, उस फार्मर को ज्यादा से ज्यादा रेंट मिलेगा, दैट मीन्स उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जैसे जैसे सिटी से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे किसी सिटी से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो रेंट जो है वो धीरे 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 करके डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रेंट जो है वो, यानी कि प्रॉफिट हमें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रेंट है, वो यानी कि जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब जैसे जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कैसे कैसे जो रेंट का प्राइस है, जो रेंट है, जो प्रॉफिट है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम अगर हम सिटी के पास हैं, तो इसका मतलब है हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम सिटी से दूर चले जाएंगे, तो हमें क्या होगा,
जो प्रॉफिट है वो भी कम होता नजर आएगा। ठीक है, और ऐसा होता है, इन्होंने इस बात को कंसीडर किया था। इसके अलावा इन्होंने दो और बातें कही थी। पहली बात थी क्या? पहली बात थी, इन्होंने कही कि किसी फसल के उत्पादन गहनता में मार्केट से दूरी बढ़ने पर गिरावट आती है। उत्पादन गहनता का मतलब है जो क्रॉप इंटेंसिटी है। ठीक है, कितनी गहन यहाँ पे कृषि की जाती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर हेक्टेयर में, किसी पर्टिकुलर हेक्टेयर में कितनी प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसका मतलब होता है इंटेंसिटी, किसी एक हेक्टेयर के पर्टिकुलर हेक्टेयर में कितना ज्यादा प्रॉफिट, कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी फसल की उत्पादन की गहनता मार्केट से दूरी बढ़ने पर इसमें क्या होती है, गिरावट आती है। यानी कि अगर इस मार्केट के पास अगर हम क्या करेंगे, इस फसल का प्रोडक्शन करेंगे, तो इसकी जो क्रॉप इंटेंसिटी होगी, फसल उत्पादन गहनता होगी, ये क्या है मैं आपको समझा चुका हूं, है ना, कि प्रति हेक्टेयर में जितना ज्यादा उत्पादन होगा वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी, जितना कम होगा वो उसकी कम इंटेंसिटी कहलाएगी। तो जैसे जैसे हम, इन्होंने पहला बात कही थी कि जैसे जैसे हम सिटी से दूर बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये जो क्रॉप इंटेंसिटी है, क्रॉप प्रोडक्शन इंटेंसिटी है, वो क्या होगी, वो कम होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे हम सिटी के पास आते जाएंगे, तो ये जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो ऐसा क्यों होगा, तो इसका मतलब देखो, क्रॉप इंटेंसिटी जब भी होती है, क्रॉप इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, आप अंदाजा लगाओ, दिमाग में सोचो, क्रॉप इंटेंसिटी यानी कि फसल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर में, इस पर हेक्टेयर जो लैंड है, इसमें क्रॉप इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, कब उत्पादन ज्यादा होगा, जब इसमें लेबर ज्यादा लगेगी, है ना, जब इसमें फर्टिलाइजर यानी कि खाद बीज इसमें ज्यादा लगेगा, है ना, जब इसमें हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी तो ज्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। अब हम अगर इसमें फसल में इन्वेस्ट ही ना करें, इसमें अगर हम खाद बीज ना दें, इसमें फर्टिलाइजर ना दें, और अगर हम इसमें लेबर कॉस्ट, यहाँ पे लेबर का ना लगाएं यहाँ पर, ठीक है, जो बाकी काम होते हैं, सिंचाई अगर यहाँ पे हम ना करें, इरिगेशन ना करें, तो क्या फसल अच्छे से उग पाएगी? जाहिर सी बात है, नहीं। अगर फसल नहीं उगेगी, इसका मतलब है इंटेंसिटी तो अपने आप ही कम हो गई, जो गहनता है वो अपने आप ही कम हो गई। तो ये फसल, इसके जो इंटेंसिटी, अब इसके यहाँ पर बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जो शहर के पास जब भी रहते हैं, तो शहर के पास आपको ये सारी सुविधाएं, फर्टिलाइजर अच्छे से मिल जाएगा, है ना, फर्टिलाइजर और बाकी जो सुविधाएं हैं, जैसे जो मशीन्स हैं, वो अच्छे से आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका कारण कहने का ये है कि इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जो यहाँ पे इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। दूसरी चीज, एक यहाँ पर अगर इंटेंसिटी, यहाँ पर फर्टिलाइजर वगैरह आपको मिल भी गया, तो मार्केट से दूर बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो रिलेटिवली बढ़ता जाएगा। यानी कि इस एरिया से जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। अगर ज्यादा दूरी है और ज्यादा भार लाना है, तो यहाँ से जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे, तो क्या अगर हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे, जो भाड़ा है, यानी कि जो भाड़ा है, जो रेंट लग रहा है, किराया जो लग रहा है, वो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। इसका मतलब है इससे दूर बढ़ने पर हमें मुनाफा नहीं होगा, घाटा होगा। तो इसके पास जैसे जैसे हम रहेंगे, सिटी के पास, तो क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और क्रॉप इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी, उसके कारण मैंने आपको अभी बता दिए, है ना। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात जो कही थी वो क्या कही थी, दूसरी बात, इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि मार्केट से दूरी बढ़ने पर फसल, जो भूमि उपयोग है, लैंड यूज का जो पैटर्न है, उसमें अंतर आता है। पहली बात पहली बात इन्होंने कही क्रॉप इंटेंसिटी की, दूसरी बात कह रहे हैं ये भूमि उपयोग में अंतर आता है। यानी कि जो सिटी है, सिटी के पास जिस तरीके का लैंड यूज किया जा रहा होगा, भूमि का यहाँ पे भी भूमि है, सिटी के पास भी, तो सिटी से दूर जाने पर भी भूमि है, सिटी से और दूर जाने पर भी भूमि है। लेकिन इसका जो लैंड यूज पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न करने कहने का मतलब यह है कि सिटी के पास कुछ अलग तरीके का उत्पादन किया जा रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे वेजिटेशन सॉरी जो वेजिटेबल्स हैं वो उगाए जा रहे हैं। सिटी से थोड़ा दूर बढ़ेंगे तो वीट यानी कि गेहूं यहाँ पे उगाया जा रहा है। सिटी से बहुत दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर केटल्स यानी कि जो पशु है, पशुपालन यहाँ पे किया जा रहा है, और चरागाह यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो वेजिटेबल्स ऐसी चीजें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, है ना, तो इनको सिटी के पास ही इनका प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में फायदा है। क्योंकि अगर इनको इतनी दूर से लाया जाएगा, तो संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगे। जैसे वेजिटेबल्स हैं, दूध है, फल है, तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ये खराब हो जाएंगी। तो इसलिए सिटी के जितना नजदीक ये किया जाएगा, तो उतना इसमें फायदा रहेगा। इसीलिए वेजिटेबल्स, फल और जो दूध है, ठीक है, उसका उत्पादन सिटी के पास ही किया जाएगा। और जैसे जैसे दूर बढ़ोगे, तो जो खराब ना होने वाली चीजें हैं उनका उत्पादन किया जाएगा। जैसे देखो ये गेहूं है, तो गेहूं यानी वीट, इसका उत्पादन सिटी से थोड़ा दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि खराब नहीं होने वाला है, और यहाँ पे ला सकते हैं हम इसको, है ना।
और जो ये पशुपालन है, ये पशुपालन दूर भी किया जा सकता है। इस तरीके से ये कहते हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो सिटी से दूर बढ़ने पर इसमें क्या होता है, परिवर्तन आता जाता है। इन दो बातों को आप अच्छे से याद करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इनकी कुछ मान्यताएं थी, इनका जो सिद्धांत है लैंड यूज का, पैटर्न का, ठीक है, लोकेशन थ्योरी का, इनकी इसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं, ये सारी जो मान्यताएं हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज जैसी लिखी हुई है इनको ऐसे ही लिख लो। इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के लाया हूँ कि एग्जाम देखो पास है, आपके पास नोट डाउन करने का इतना ज्यादा समय नहीं है, तो इसको देखो, पढ़ो और बस काम खत्म करो। पहली सी बात ये कहते हैं कि इनका जो स्टेट है वो कैसा स्टेट है, वो आइसोलेटेड स्टेट है। ये जिस स्टेट की परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये कहते हैं कि आइसोलेट स्टेट है, यानी कि इसका बाकी जो दूसरे स्टेट होंगे वो है या नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं कहते, इनका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो प्लेस है, ये जो मार्केट है, चाहे ये टाउन है चाहे ये विलेज है, ये अपने आप में केवल यहाँ पर अकेला है। और यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे वो बीच में सेंटर पॉइंट के पास किया जा रहा हो, कहीं भी किया जा रहा हो, चाहे वो प्रोडक्शन सरप्लस में है चाहे वो डिफिसिट में है, यानी कि ये इनके मांग के अकॉर्डिंग जितना उत्पादन हो रहा है, चाहे ये उस मांग से ज्यादा है चाहे ये उस मांग से कम है, ये खुद ही उत्पादन करते हैं और खुद ही उपभोग करते हैं। ये ऐसा अपना हाइपोथेसिस में बनाते हैं। और ये मानते हैं कि यहाँ पर जो भी किसान है, ठीक है, वो किसान क्या है, वो अपने जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इस आसपास है चाहे वो इधर की तरफ है, वो सेम कीमतें, सेम जो फसल है, समान फसलों के लिए वो समान कीमत पाते हैं, यानी कि जो सेम क्रॉप्स हैं उनके लिए वो सेम प्राइस रिसीव करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा ये चीज कहते हैं यहाँ पर, चौथी ये बात कहते हैं कि ये जो किसान है यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने करके इच्छुक है। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट पाने के लिए वो क्या है, इच्छुक है, वो एक इकोनॉमिक मैन है। अब जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिक मैन होगा वो हमेशा अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट को देखा, जहां पर उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो वहीं पर वैसा लैंड यूज करेगा। अब जैसे इसको, इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है वो खराब हो सकती हैं, तो क्या किसान इसको यहाँ पर इसको करेगा वेजिटेबल्स को, क्या यहाँ पर वो दूध का उत्पादन करेगा? अगर मान लीजिए ये 50 किलोमीटर दूर है ये एरिया, यहाँ पे तो आपको इतने छोटे से डायग्राम में दिख जा रहा है, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर ये एरिया है, तो क्या इस 50 किलोमीटर के एरिया में ये जो इकोनॉमिक मैन है, जो आर्थिक मानव है, जो केवल अपने लाभ की बात करता है, हमेशा लाभ के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर क्या वो फसल का उत्पादन, दूध का उत्पादन करेगा? और दूध अगर एक दो दिन बाद पहुंचा और वो खराब हो गया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। इसी कारण जो है वो इकोनॉमिक मैन हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या है, ये बात कहते हैं कि ये जो पूरा स्टेट है, जो पूरा स्टेट की ये बात करते हैं, ये आइसोलेट स्टेट की, ये बोलते हैं कि ये समान स्थलाकृति, समान जलवायु वाली दशाओं वाला स्टेट है, यानी कि यहाँ का जो पूरा स्थलाकृति है, यहाँ के जो पूरे टेरेन है, टेरेन मॉडल है, ठीक है, यानी कि जो लैंडस्केप है वो पूरा कैसा है, सेम है, सिमिलर है, चाहे वो प्लेन है या फिर वो पूरा माउंटेनियस है, वो कैसा है, वो पूरा अपने आप में सिमिलर है, सेम है, समान दशाएं हैं वहाँ पे जलवायु की दशाएं भी एक जैसी हैं, वहाँ पे पूरे स्टेट में स्थलाकृति भी एक जैसी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो परिवहन का साधन है, ठीक है, साथ ही साथ जो परिवहन का साधन है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो भी कैसा, सेम है बिल्कुल। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है, ये क्या मानते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है, ये बोलते हैं कि जो सबसे जो फेमस यहाँ का ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है घोड़ा गाड़ी। क्या है, घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा और गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को ये यहाँ का ट्रांसपोर्ट मीडियम बताते हैं। और साथ ही साथ बाद में ये कहते हैं कि कुछ हद तक क्योंकि बाद में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपने रिवाइज किया था, जिसमें ये बता रहे थे कि एक नदी भी जाती है बीच में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट है, यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रेन है, तो बीच में एक नदी भी जाती है जिसमें जो है कि जो जल, ठीक है, जलीय जो साधन है, परिवहन के साधन, उनका भी उपयोग बहुत कम, ठीक है, किया जाता है। इसके बाद सातवां पॉइंट यहाँ पर कहता है कि उन्होंने माना कि जो भार है और दूरी है, भार तथा दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय बढ़ता है। यानी कि ये कहते हैं, जैसे यहाँ पर परिवहन की बात हमने करी थी कि डिस्टेंस से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे तो परिवहन क्या है, जो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये अलग बात की जाती है कि अगर भार ज्यादा है, यानी कि अगर देखिए कुछ एक ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो भार है, जिसका वेट है वो कितना है, 100 कुंटल है, और कुछ ऐसा है जो 50 कुंटल है, तो 100 कुंटल वाले का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगा और 50 कुंटल वाले का कम होगा। तो वैसे ही भार और वैसे ही दूरी, दूरी और भार बढ़ेगा, यानी कि डिस्टेंस और जो वेट है वो अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस और जो वेट है वो घटेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी घटेगा। इन दो बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने ये जो, ठीक है, अपना इन्होंने जो ये बात, इसके बाद ये
कंसेप्ट इन्होंने दिया था, जिसको इन्होंने अपने इस मॉडल के वॉन थुनेन का जो मॉडल कहलाता है इसके आधार पे इन्होंने समझाया था। पहले इन्होंने इसको आइसोलेट के स्टेट पे कल्पना की थी, बाद में इसको ये रिवर के माध्यम से यहाँ पे इन्होंने ये परिकल्पना इसको की थी। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने 6 पेटी की बात करी थी या फिर 7 पेटी की बात करी थी, यानी कि 6 बेल्ट की बात की थी या फिर 7 बेल्ट की बात करी थी। तो इन्होंने इतना ध्यान में रख लो, सिर्फ और सिर्फ 6 बेल्ट की बात करी थी। बाद में आगे जब इसको मॉडिफाई किया गया था, तो बाद में मॉडिफाई करने के बाद में इसको 7 बेल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये है मॉडिफाइड कंडीशन, जिसमें उन्होंने एक रिवर को यहाँ से लोकेट किया हुआ है, जिसके आसपास जो सिटी है वो यहाँ पर इन्होंने सिटी उसके आसपास ही उसके दोनों तरफ बसाई हुई दिखाई दी है। लेकिन उन्हें ये बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसा कि ये 6 यहाँ पे जो बेल्ट्स हैं जो कंसेंट्रिक जोन में, ठीक है, जो वलयाकार आकृति में यहाँ पर चारों तरफ इस सिटी के दिखाई देती है, जिसके जैसे जैसे दूर जाते हैं तो लैंड यूज जो पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न क्या है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, है ना। तो वो चेंज होता हुआ नजर आता है। जिसमें ये बात करते हैं तो सिटी की जो सबसे नजदीक वाला जो भाग है, तो उस सबसे नजदीक वाले भाग में, क्योंकि ये देखो ये जो दो है, ये तो क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंटर सिटी को डिनोट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये बता रही है कि नेविगेबल रिवर, जिसमें वो नेविगेशन के लिए भी रिवर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं। बाकी जो बचा है कितना, ये 6 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स यहाँ पे बचे हैं, जो कि वो बताते हैं कि 6 पेटी है चारों तरफ, 6 बेल्ट है चारों तरफ, जिसमें अलग अलग लैंड यूज पैटर्न होता है। जो सबसे नजदीक होगा सिटी के, ये सिटी है मेन सिटी, सबसे मेन सिटी के जो सबसे नजदीकी जो काम होते हैं वो होते हैं मार्केटिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि बाजार, बागवानी और दूध। ठीक है, अब देखिए मैं आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था ना कि अगर दूर होगा दूध का उत्पादन तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। बागवानी, अगर फूल फूल फल, अब देखो फूल तो जल्दी मुरझा जाते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे 50-60 किलोमीटर दूर उगाएगा कोई किसान इनके अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए वो इसको सिटी के पास ही उगाना पसंद करता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा जो बेल्ट आती है, दूसरी बेल्ट, उसमें ये बताते हैं कि यहाँ पे जलाऊ लकड़ी और लकड़ी का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, यानी कि फायर फूड एंड लंबर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं उसका उत्पादन करते हैं, और जो लंबर प्रोडक्शन है यहाँ पे लकड़ी का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। और तीसरी जो बेल्ट आती है, तीसरी बेल्ट, इसमें ये बताते हैं कि यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग एंड विदाउट फेलो, ठीक है, यानी कि बिना प्रति के फसल की खेती यहाँ पर की जाती है। ये जो तीसरी बेल्ट आती है, ये प्रति खेती का मतलब होता है जो बंजर भूमि है, यहाँ पे बंजर भूमि बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फेलो लैंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है, इंटेंसिटी फार्मिंग यहाँ पे की जाती है। इस तरीके से जब सिटी से आगे बढ़ते हैं, इसके जब थोड़ा सा और बाहर जाओगे तो चौथी बेल्ट आएगी, जिसमें चौथी बेल्ट में फसल की खेती की जाएगी, लेकिन यहाँ पे परती भूमि भी होगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको चारागाह भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग होगी, लेकिन यहाँ पे फेलो लैंड एंड पास्चर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चौथी, ये जो चौथी वाली भाग है, ये था तीसरा, ये जो चौथा वाला पार्ट है, इस चौथे वाले पार्ट में यहाँ पे खेती तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भाग ऐसा है कि यहाँ पे जो परती छोड़ा हुआ है, जो बंजर छोड़ा हुआ है, फेलो लैंड है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ भाग ऐसा भी होगा इस लैंड में, क्योंकि देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रही है और लैंड यूज भी अलग अलग होता जा रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो पास्चर लैंड भी दिखाई देगा, जो चारागाह का क्षेत्र है वो भी दिखाई देगा। इसके बाद पांचवी जो पेटी आती है, ठीक है, उसमें आपको 3 फील्ड सिस्टम दिखाई देगा। 3 फील्ड सिस्टम क्या है, इसको एज इट इज ऐसे याद कर लो। 3 खेत प्रणाली है, जो कि उस समय पे जर्मनी में इस्तेमाल होती होगी, तो उसको उन्होंने यहाँ पर ऐसे बोला है कि जो पांचवा पेटी है उसमें तीन खेत प्रणाली का इस्तेमाल होता है, 3 फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और जो छठा पेटी आती है, सबसे बाहर की जो पेटी है, उसमें बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, पशुपालन यहाँ पर किया जाता है। तो इस सीक्वेंस को आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। कभी कभार ऐसा भी सीक्वेंस भी पूछा जाता है, और कभी कभार ऐसा भी बोल देते हैं कि बताइए कि जो चौथी या फिर पांचवा जो पेटी है उसमें क्या उगाया जाता है, या फिर पूछ लेंगे कि 3 खेत प्रणाली, 3 फील्ड सिस्टम, लाइफ सिस्टम, कौन सी जो पेटी है, कौन सी जो यहाँ पर जो बेल्ट है उसमें किया जाता है। तो इस तरीके से तीनों चारों एंगल से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, आप उनको यहाँ पर देख करके और उनको क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी वो इसका सोल्यूशन हो गया होगा। अब आप देखो यहाँ पर अगर एग्जाम में डायग्राम भी दे दिया और ये पूछेगा जो पहला वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो पहले सबसे पास वाले में क्या होगा, देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स है, उसके बाद जाओगे वीट, उसके बाद कैटल, ठीक है, और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, रेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी, दूर दूर जैसे जा रहे हैं तो रेंट घटता जा रहा है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे अगर आप नए हैं तो आप हमारे
जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जाके जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पर मैं डेली नए क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, आपको आंसर्स मिलते हैं। और सुबह की जो हमारी लाइव क्लास होती है सुबह 8 बजे की, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आंसर पा सकते हैं, और जो सही जवाब वाले कैंडिडेट्स हैं उनका वहाँ पे नाम अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।